गुड आफ्टरनून। एक छोटा सा डेफिनेशन दिखा के फिर डाउट्स ही होगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। छोटा सा डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, उसके बाद डाउट्स बताऊंगा। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट ये है कि क्लास नोट्स में होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हाँ, डाउट ही है बस। 2 to 3 मिनट्स, उसके बाद डाउट ही होगा। 2 to 3 मिनट्स। ये सिर्फ डेफिनेशन पहले लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया है इसको। कंडक्टर। गुड आफ्टरनून। ये कैविटी है। अब इसके अंदर कोई चार्ज क्यों है? यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड है? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, कर दूं क्या? क्लियर है ना? ये स्क्रीन शेयर कर दूं? ओके। जैसा अगर नहीं आएगा तो फिर बोल देना मुझे, है ना? क्लियर है ना? ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड ये है, या आप कोई चार्ज भी रख दो यहाँ पे। हाँ, तो ये सब डिस्कस कर चुके हैं अपन, क्या करें अभी इतना टाइम। 35 हो गया ऐसे ही तब तक। ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी आज बस ये टॉपिक होगा। 2 to 3 मिनट्स लगेगा, उसके बाद डिस्कशन होगा। जितना पहले डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद का डिस्कशन होगा। एक्सरसाइज 1 to 4। वेट कर लेते हैं। 2 to 3 मिनट्स, है ना? चलिए, होल्ड करते हैं। ठीक है, ये भी है। तो ये अगर कोई यहाँ पे अगर कोई चार्ज भी रख दूं या कोई एक्सटर्नल फील्ड भी है तो भी, है ना, ड्यू टू सम एक्सटर्नल चार्ज और सम एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी इज जीरो, है ना? तो ये क्या क्या लिखाया था? since cavity is since the cavity inside a conductor is isolated from from surroundings, and so there is no effect of external electric field. So there is no effect of external
electric field any or any charge outside any charge outside the cavity. So there is no effect of external electric field or any charge outside the cavity. And outside the cavity. That is E cavity जो होगा, electric field inside the cavity is zero, है ना? Electric field inside cavity is zero due to external field. Due to external field. हाँ, वो इसीलिए लिखा ना electric field inside the cavity is zero due to external field or charge outside the cavity. Outside the cavity. क्लियर है? ये बताइए समझ में? पॉइंट ये समझाना, since the cavity inside a conductor is isolated from surrounding, so there is no effect of external electric field or any charge outside the cavity. That is, the electric field inside the cavity is zero due to external field or charge outside the cavity. Charge outside the cavity. ये पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि if a charge is kept inside the cavity, if a charge is kept inside the cavity, it will not feel any net force due to charges outside or external field. Due to charges outside or external electric field. इसी को बोलते हैं, this is known as, this is called electrostatic shielding. Electrostatic shielding. इसी क्या बोलते हैं? This is called electrostatic shielding. पॉइंट्स में लिख लिया इसी को क्या बोलते हैं? ये पहले लास्ट लेक्चर में भी पता था ना कि यहाँ पे तो कोई फील्ड होगी नहीं, तो फील्ड नहीं होगी तो फोर्स ही नहीं होगा. इसलिए बोला जाता है कि जब कभी थंडरिंग या लाइटनिंग, उस टाइम पे आप अगर कहीं पे बाहर है, घर से बाहर है, तो अगर पॉसिबल है तो कार के अंदर ही रहिए, कार के बाहर मत जाइए, क्योंकि उसका सरफेस जो होता है, बॉडी जो होती है, वो कंडक्टर होता है. अगर कंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो एंटर नहीं करेगी, ठीक है? कॉपी कर लो इसको. नहीं यार, वो नहीं मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा. उसमें क्या था, ये बताओ. फ्लक्स था क्या? कुछ फ्लक्स था शायद. अच्छा, एक बार देखता हूँ. मिली तो नहीं है, बट किसी दूसरे बैच, बट वो मेडिकल बैच है यार, उसमें मेरा है ये 11th डाइपोल मोमेंट. देखना पड़ेगा कौन सा क्या पढ़ा है, बिकॉज उस पर डिपेंड कर रहा है कि उस बैच में क्या पढ़ा है. नॉर्मली मेरा सेकेंड ट्रैक है इस बैच, मतलब 11th-12th में. मेडिकल वाले बैच में वो मेरा ये ट्रैक चलता है, बट वैसे वाले ट्रैक में मेरा सेकेंड ट्रैक वेव्स है, इसलिए देखता हूँ मैं. मिल गया तो सही है. डन.
बहुत इजी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत इजी है। ये भी इजी है, अगर तुमने सही से पढ़ा तो इजी लगेगा, अब नहीं सही से पढ़ा तो टफ तो जाएगा। वही है। और वैसे भी ग्रेविटेशन जिसने अगर सही से पढ़ा तो ये उसको इजी लगना चाहिए। फ्लक्स वाला पार्ट, डाइपोल का पार्ट डिफरेंट है, कंडक्टर्स, फ्लक्स एंड डाइपोल, यही तीनों डिफरेंट है, बाकी सब तो सेम ही है। बाकी तो सेम ही है। डन। हाँ डाउट्स ही है अभी, डाउट्स इतना ही बताना था बस, हो गया। डाउट्स, एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे वो आप पूछ लीजिए। एक्सरसाइज 1, एनी डाउट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1? नहीं, क्वेश्चंस तो आएंगे इससे, और कैपेसिटेंस से 2 to 3 क्वेश्चंस होने हैं। टू टू क्वेश्चंस मान लो, 3 तो नहीं बोल सकते, बट 2 to 3 होता है, क्योंकि मेंस में हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। मेंस ऐसा है जिसमें हर चैप्टर, फिजिक्स के हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। एडवांस ऐसा है कि उसमें कंपलसरी नहीं होता है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन है, कुछ चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एडवांस। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 आना चाहिए, चैप्टर्स आ जाना चाहिए, एक बार देखिए, नहीं हो रहे रिवाइज कीजिए नोट्स को, आ जाएगा। एक्सरसाइज 1 के कोई डाउट्स है क्या? कोई क्वेश्चन था तुम लोगों का शायद, लास्ट टाइम तुम लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे थे एक्सरसाइज 1 से, क्वेश्चन नंबर 48। अभी हो जाएगा क्या, देखो एक बार। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 48, लास्ट टाइम तुम लोगों का डाउट आ रहा था, मैंने बोला कि एक बार बताने दो मुझे गॉस लॉ, फिर आ जाएगा तुमसे, तो आई थिंक आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर से मैं सॉल्व कर देता हूँ अभी उसको। हाँ यस, यस यस। एनी डाउट? एक्सरसाइज 1 डाउट है? नहीं है। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4। और भी किसी का कोई डाउट है? नहीं है। देखिए हमें एक्सरसाइज 3 भी बोल दो यार, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3। डाउट्स नहीं है एक्सरसाइज 3 में? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1, एक बार देख लेते हैं। थर्ड मत लो अभी प्लीज, नहीं सॉल्व किया क्या? नहीं, थर्ड तो पहले भी बता दिया है कुछ, नहीं किया, कोई नहीं, फिर से एक बार पूछ लेना, उसमें क्या है, बट मैंने थर्ड भी कुछ बताया था लास्ट लेक्चर में शायद, किसी को कोई डाउट था तो मैंने तो कुछ बताया था। बाद में सॉल्व कर लेना, उसमें कोई ये नहीं, बट फिर भी एक बार तो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, किसी का डाउट है तो। एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 17, मैच टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलो कम क्वेश्चन है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। फोर्थ कर लेते हैं पहले, ठीक है फोर्थ है। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, ए ना, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 3 point charges q, 4q and 16q are placed on a straight line 9 centimeter long। एक q है, एक्सरसाइज 4 बोल रहे हो, 8 8। ठीक है,
एक क्यू है, एक 4Q है। ओके, पता नहीं है कि भी कहाँ पे क्या है, तो ठीक है मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक क्यू है 2 का 8th, एक 4Q है एंड सेकेंड इज 16Q है। अच्छा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। चार्जेस आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द सिस्टम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, जिसको डाउट्स नहीं वो लीव कर सकते हैं, डाउट्स ही होगा, डाउट्स होगा, जिसको डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं, बट होगा तो डाउट्स ही। अब देखो ये क्यू है, ये 4Q है, ये 16Q है। सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी क्या चाहिए, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या चाहिए, मिनिमम। अब मुझे बताओ, अभी मैं नहीं लिखता हूँ, अभी सिर्फ Q1 Q2 Q3, पता नहीं है Q1 Q2 Q3 कौन सा है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस क्या है, 9 - x। ठीक है, तो पहले ये कितने चार्जेस है, 3, तो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का पहले कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 बाई x प्लस k Q2 Q3 बाई 9 - x, और प्लस हो जाएगा k Q1 Q3 बाई 9 सेंटीमीटर, Q1 Q3 बाई 9। ठीक है, Q1 Q3 बाई 9, ये बोले। अब इसको ये बताओ, मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका प्रोडक्ट मिनिमम होना चाहिए। बट प्रोडक्ट में हमेशा जो आपको ये आएगा, ये वाली वैल्यूज आएंगी, ये दोनों का आएगा, ये दोनों का भी प्रोडक्ट आएगा और इसका भी प्रोडक्ट आएगा, है ना, इसका भी प्रोडक्ट आएगा। तो आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट जो आ रहा है मिनिमम क्या आएगा, और उसके डिनोमिनेटर से भी एक बार रिलेट करना। किससे, इसका जो डिनोमिनेटर है उससे भी एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। ये बता रही है समझ में, है ना, वरना आप कहीं पे भी कोई भी वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू कहीं पे भी पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सकती है, मतलब किसके लिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर ये बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है, 9, डिनोमिनेटर इसका 9 है, तो सबसे ग्रेटर जो होगा डिनोमिनेटर यही होगा, इसका और इसका कॉम्बिनेशन मैक्सिमम होगा। तो अब ये बताओ, आप क्या करो कि इस वाले पार्ट को भी मैक्सिमम बना दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम को डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू मिनिमम ही आएगी, वो वाली वैल्यू मिनिमम ही आएगी। जैसे क्या करता हूं मैं, अगर मान लो कि यहाँ पे एक 1 है, एक 4 है, एक 16 है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता 4/9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता 64/9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता 16/9, समझो, डायरेक्ट आप समझ सकते थे। अगर मैं इसको ऐसे करता 16/9 4/9 ये, अब मैं क्या करूं, ये 9 वाला टर्म है, अगर x वाला टर्म लेते आप तो ये हो जाता है ऐसा, 4/x 64/x और ये 16/x, ऐसा आता ये वाला x। इसी तरीके से 9 - x। अब ये बताओ मुझे कि अगर मैं इसको एंड पे रखूं ये वाला, तो ये जितना अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो ये, क्योंकि न्यूमरेटर अगर मैक्सिमम यही है, न्यूमरेटर का मैक्सिमम क्या है, यही है, तो न्यूमरेटर के मैक्सिमम को अगर मैं डिनोमिनेटर के मैक्सिमम से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो ये वाली वैल्यू मिनिमम आएगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। लेकिन अगर न्यूमरेटर तो आना ही है, 64 तो आएगा ही एक जगह, और एक जगह 9 आना ही है, कंपलसरी है। बट अगर 9 से कम होगा न्यूमरेटर, जैसे ये कम है और ये वाली वैल्यू भी कम है, x इज लेस देन 9, 9 - x इज लेस देन 9, तो अगर उसको 64 को अगर आप x से डिवाइड करेंगे या 9 - x से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू जो है पहले के कंपैरिजन में लार्ज हो, इसका मतलब है वो पोटेंशियल एनर्जी उस इंस्टेंट पे मिनिमम नहीं होगा। तो मिनिमम करने के लिए क्या होना चाहिए, जो आपका मैक्सिमम वाला पार्ट आ रहा है उसको मैक्सिमम से ही डिवाइड कीजिए, उसको मैक्सिमम से ही डिवाइड कीजिए, तो ही मिनिमम आएगा, वरना मिनिमम नहीं आएगा। या तो मैक्सिमम आ जाएगा या उसके की कोई वैल्यूज आएंगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो 9 वाला पार्ट है Q1 और Q3, मैं एक जगह पे 4Q मान लेता हूँ और एक जगगह पे 30 42 50 ऐसे देख लेता हूँ, इसको लास्ट में देख लूंगा, इसको मैं 4Q मान लेता हूँ और इसको मैं 16Q मान लेता हूँ। ये 16Q होगा तो ये Q होगा, अभी क्वेश्चन हो गया है खत्म। ये 16Q हो गया तो ये हो गया क्या, Q हो गया। ठीक है, अब इसको एक बार पुट कर दो पहले,
ये 4q इंटू क्यू, पहले ये डिसाइड कर लिया कि कहाँ पे क्या होगा x, और ये हो जाएगा q इंटू 16q बाय 9 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा q इंटू 4q इंटू 16q बाय 9। अब मुझे u को मिनिमाइज करना है, तो du बाई डी एक्स कर देता हूँ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू भी चाहिए। तो मिनिमाइज करने के लिए du बाई डी एक्स, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 4k स्क्वायर 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये 16k स्क्वायर बाय माइनस 1/9 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 0 माइनस 1, ये इतना हो जाएगा। ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो मिनिमा या मैक्सिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करते हैं, इसको मैं जीरो कर देता हूँ। ये कितना आ रहा है -4k स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और ये आ रहा प्लस 16k स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये जीरो कर दिया तो इसको इस साइड लाएंगे, ये जाएगा 4k स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16k स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। तो ये नहीं 16 तो रहेगा ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बाई 4। तो 9 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, तो अंडर रूट 4 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2x, तो 9 इक्वल्स टू हो गया 3x, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, q इस साइड होना है 4q और 16q, 4q एंड 16q जो है वो एंड पे होना चाहिए, मस्ट बी एट द एंड्स, एंड q at a distance of 3 centimeter from 4q and 6 centimeter from 16q, 6 centimeter from 16q। तो आंसर देख लीजिए, 4q must be at the ends and q is 3 centimeter from 6, फर्स्ट तो नहीं आएगा। 4q and 16q must be at the ends and q is 6 centimeter from 16q, तो आंसर आएगा बी आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन ऑफ q इज 0, नहीं तो डाउट्स, आज तो डाउट्स ही होगा, आज तो डाउट्स ही होगा। आज कोई नया लेक्चर जो है, न्यू लेक्चर चैप्टर स्टार्ट नहीं, न्यू चैप्टर जो है आज स्टार्ट नहीं होगा, आज तो चलिए है ना, वो चेक कर लेते हैं ना। 3 पार्टिकल्स नहीं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने के लिए स्टेबल होना चाहिए बस, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो वो होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी आप चेक कर सकते हैं, क्या होना चाहिए स्टेबल। तो अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन ऑफ क्यू इज 0, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आपका 4q है और ये आपका 16q है, यहाँ पे q है और ये वाला डिस्टेंस 3 है सेंटीमीटर और ये वाला डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। इसको इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, और इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में 8। तो नेट फील्ड आई थिंक देख लेना क्या आ रहा है, E1 की वैल्यू कितनी है k इंटू 4q बाय आर स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा E2 इंटू k इंटू 16q बाय 6 आ रहा है 0, तो जो भी तो 0 आ जाएगा। -6 कूलम मीटर है और ये इतना है इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम है। टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क तो आ जाएगा ना इसमें, आई थिंक डाउट आ गया क्या, P क्रॉस E, टॉर्क नहीं आएगा P क्रॉस E से, P क्रॉस E, P इक्वल्स टू दिस ना 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू P डॉट E, P डॉट E, P की वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁶ डॉट, ये अलग है इंटू और ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसमें कर दीजिए आप, 3i प्लस 2k इंटू क्रॉस नहीं है
ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। तो 10⁻⁻6 10⁻5 को अलग लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, 6 हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा और ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा यार, ये है ही नहीं, 0 हो जाएगा, बाकी सब टर्म 0 आ जाएगा। तो 10⁻6 है तो 10⁻1 आ जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा। हाँ आंसर 0.6 नहीं है आंसर इसका, माइनस पी डॉट ई होता है तो माइनस आ जाएगा। ये आना चाहिए। क्यों, ये क्यों करेंगे, कभी होता है वो यूज, कभी यूज होता है जब थीटा गिवन होगा तभी ना, थीटा गिवन ही नहीं है ना, तो u इक्वल्स टू माइनस, ये बताया ना पी डॉट ई लिख सकते हैं आप ना यार, u इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस कहाँ पे लेते हैं, 90 डिग्री पे लेते हैं रेफरेंस। वो कभी बोला यूज करने के लिए, θ1 θ2 कभी यूज करेंगे, व्हेन θ1 एंड θ2 आर गिवन, तभी यूज कर सकते हैं, वरना हमेशा आपको क्या लगाना है, u इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, u इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, है ना, तो ये तो यूज कर ही सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है, 1.3 बोला है उसने, 1.3, रोटेट कर रहा है अभी, रोटेट कर रहा है इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो चेंज होगी ना फिर, अगर रोटेट करेगा तो ये वाली वैल्यू चेंज होगी। इफ द डाइपोल इज रोटेटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर पाएंगे, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ना, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करके मैं सॉल्व कर दूं क्या, हाँ वही मैं वो करूंगा, बट मैग्नीट्यूड को फाइंड करके सॉल्व करे तो होगा उससे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि पता नहीं वो फिर से वाईफाई आ रहा है जा रहा है, इससे ज्यादा बढ़िया है कि मैं फोन से चला लूँ। तो ये हो जाएगा 2² प्लस 3² है ना, ये वाली हो जाएगी 4+9 √13 आ जाएगा ये, और ई का मॉड कितना आ जाएगा, मॉड ई जो होगा वो कितना आ जाएगा, 3² प्लस 2², तो ये भी √13 आ जाएगा। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे आप, माइनस पी डॉट ई, तो माइनस पी कॉस थीटा, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो अभी एंगल देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच, है ना। तो मैक्सिमम होने के लिए, यू मैक्स होने के लिए ये वाली वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये यू मैक्स कितना होगा, पीई, तो पी की वैल्यू, अच्छा इंटू 10⁻⁵ अलग से लिख देता हूँ, 10⁻⁶ से ये -6 आएगा ही, कॉमन ले लो दोनों से, यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, 10⁻5 आएगा इसमें, 10⁻5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √13 इंटू 10⁻⁻6, और ये आ जाएगा आपका √13 इंटू 10⁻5, तो 13 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 1.3 जूल हो जाएगा, ये भी आंसर होना चाहिए, ये भी आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 मैच 2,
A neutral spherical conductor A has two spherical cavities B and C. 2 point charges QB and QC. QB and QC are placed at the center of cavities B and C respectively. Another point charge Q is fixed at a large distance R from the center of sphere. In column 1, information about force experienced by the particle is given, while the column 2 details of force match the entries of column 1. ये यहाँ पे ऐसा है, ये यहाँ पे है ऐसा, और ये यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे Q है, यहाँ ये B है तो QB होगा, और ये C है तो QC होगा। यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज। तो सबसे पहले क्या बोला उसने, फोर्स ऑन QA, FQA, फोर्स ऑन QA सेकेंड, फोर्स ऑन QC थर्ड, फोर्स ऑन Q फोर्थ, फोर्स ऑन कंडक्टर। कंडक्टर पे तो फोर्स आना चाहिए कंडक्टर पे, क्योंकि चार्ज यहाँ पे है तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या इस चार्ज की वजह से या इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? जिसका डाउट है वो वही आंसर कर देगा। अभी जितना पूछ रहा हूँ सिर्फ उसमें वो बताना है कि क्या। जो ये बताइए मुझे कि यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई फील्ड होगी? नहीं होगी। अच्छा, नहीं होगी तो फिर ये होगा क्या, अगर फील्ड नहीं होगी तो कोई फोर्स होगा उस पर, यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा। जब फील्ड क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी जीरो। एक्सटर्नल फील्ड होती या कोई चार्ज होता तो उसकी वजह से भी कोई फील्ड आता नहीं है, यहाँ पे भी नहीं आएगा कैविटी के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, कैविटी इज जीरो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस पे कोई फोर्स होगा, नहीं होगा। इस पे कोई फोर्स होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? नहीं। अब देखिए, इसकी वजह से इस पे चार्ज कहीं पे भी कैविटी है, चार्ज कैविटी के किसी भी पॉइंट पे है, अगर ये कंडक्टर स्फेरिकल है तो जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा इसके सरफेस पे वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे QB है तो यहाँ पे माइनस QB होगा, और यहाँ पे प्लस QB होगा, और यूनिफॉर्म होगा। इसकी वजह से यहाँ पे QC है तो इसके अंदर माइनस QC आएगा, और इस पे प्लस QC आएगा, और ये भी यूनिफॉर्म होगा। तो इस पूरे सरफेस पे चार्ज कितना हो गया, QB प्लस QC। इस पूरे सरफेस पे चार्ज कितना हो गया, QB प्लस QC। तो QB प्लस QC हो गया। तो अभी इस पे जो चार्ज है QB प्लस QC, इसी की वजह से ना यहाँ पे फील्ड आएगी यार, ये तो आपको बताया है। मान लेते हैं R डिस्टेंस है ये, तो यहाँ पे फील्ड, इसकी वजह से कितनी फील्ड होगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फील्ड होगी कितनी, तो K आउटसाइड है, QB प्लस QC अपॉन R स्क्वायर। ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, कैविटी से डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बताया गया आपको, क्योंकि इसकी फील्ड जो है यहाँ पे जीरो हो जाएगी, इसकी भी फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो इस पे फोर्स आ जाएगा ना, FQ हो जाएगा QE। और किस डायरेक्शन में, राइट वर्ड्स होगा, नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा। क्लियर है? अब डी वाला पार्ट आएगा, डी डी का बताओ, डी पे आएगा आंसर, डी का भी आंसर आ जाएगा। चलिए आपसे अब फोर्स आएगा कंडक्टर, देखो यहाँ पे चार्ज क्यों है। नेक्स्ट एक्सरसाइज फोर्थ, 8 10, एक बार देख लेता हूँ, 8 10 17 22, 8 10 एक्सरसाइज 4, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या, चार्ज Q is uniformly distributed over a rod of length L. Consider a hypothetical cube of edge L ही होगा वो, L with the center of the cube at one ends of the rod, one ends of the rod। एक क्यूब बना लो पहले, ये ऐसा क्यूब है, ये इसका भी ये साइड जो है, ये क्यूब है, साइड लेंथ L है, साइड लेंथ L।
अब जो आपका यहाँ पे एक रॉड है, उसका सेंटर यहाँ पे है, और कैसे प्लेस किया है? सेंटर एट वन ऑफ क्या, सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन end of the rod. Find the minimum and maximum possible flux of the electric field through the entire surface of the cube. तो मिनिमम के लिए क्या कर सकते हैं, ये ऐसा जाएगा। मिनिमम के लिए ऐसा होगा, हाफ पार्ट इसमें रहना चाहिए। इससे कम तो नहीं हो सकता है। इससे कम हो सकता है क्या? इससे कम पॉसिबल है यहाँ पे? अच्छा, नहीं पॉसिबल है, तो L/2 रहेगा। तो अभी चार्ज क्यू इनक्लोज कितना होगा? तो लैम्डा इंटू L/2। तो फाई कितना आ जाएगा? फाई मिनिमम जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड। ये क्यू इनक्लोज्ड मिनिमम है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला आंसर कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा लैम्डा L/2 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक ये होना चाहिए, है ना? अच्छा, सेकेंड पार्ट मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम ऐसे नहीं रखेंगे। मैक्सिमम ऐसे रखेंगे, मैक्सिमम वैसे नहीं अपन रखेंगे। ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम के लिए ये हो जाएगा। ये चार्ज देख लो, चार्ज कितना था उस पर? क्यू था क्या चार्ज? चार्ज की वैल्यू क्यू है। हाँ क्यू है, तो ये क्यू हाफ हो जाएगा। ये वाली वैल्यू Q/2। इस पे जो चार्ज क्यू है, इस पे जो क्यू है, क्यू लैम्डा एल है, तो लैम्डा L/2 Q/2, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी इसको ऐसे रख सकते हैं, सेंटर पे था तो किसी न किसी एक, या तो इससे पास होता सेंटर पे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से, या इस कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर से पास करा दीजिए, तो वही मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा यार? टोटल लेंथ कितना होता है? इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर का लेंथ कितना होता है ना? √3L होता है। तो ये वाला √3L/2, तो इतना पार्ट तो रह ही सकता है ना। √3L/2 इज लेस देन है, यहाँ से यहाँ तक √3L/2, तो √3L/2 इज लेस देन है, तो आ जाएगा अभी लैम्डा इंटू √3L/2। सही लिखा ना? तो लैम्डा L क्यू हो जाएगा, √3Q/2 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम चार्ज हो सकता है। तो 5 मार्क्स आपका सर यहाँ से आ जाएगा, √3Q/2। ये था क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th तो आई थिंक एक बार सॉल्व किया है, बट फिर भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th, rigid insulated wire frame in the form of a right angle triangle। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये वाला, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये एंगल 60 डिग्री is set in a vertical plane as shown in the figure. The two beads of equal masses m, each carrying a charge q1 and q2, are connected by a cord of length L and can slide without friction on the wires. Considering the case when the beads are stationary, determine the angle alpha, the tension in the cord, and if the cord is now cut, what are the values of the charges? तो ये सब एक इक्वेशन आएगा, फिर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बीट्स है, तो FBD बना लेते हैं पहले। ये एंगल, ये पैरेलल नहीं है, ये एंगल अल्फा है। ये एंगल क्या है? अल्फा है। तो इस साइड एक टेंशन T हो जाएगा, इसका भी टेंशन इस साइड T हो जाएगा। ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इसकी वजह से एक फोर्स इस साइड लगेगा, और इस पे इसकी वजह से फोर्स इस साइड लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स KQ1 Q2 बाय और ये इसको परपेंडिकुलर नहीं है, KQ1 Q2 बाय ये वाला डिस्टेंस L दिया हुआ है, तो L², KQ1 Q2 बाय L² हो जाएगा। दूसरा इसका mg इस साइड आएगा, और इस पे नॉर्मल लग रहा होगा इस साइड, अज्यूम कर लिया नॉर्मल इस साइड है। वो डिपेंड करेगा इस फोर्स पे और इसके कंपोनेंट पे, इस टेंशन के कंपोनेंट पे, इन सब पे डिपेंड करेगा। मैं FBD बना लेता हूँ पहले। FBD तो बना लिया, फिर इसको रिजॉल्व कर लेते एक बार। अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये T हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ये T है, वो अल्फा है, KQ1 Q2 बाय L² है, यहाँ पे mg है।
और इसके परपेंडिकुलर जो है ये नॉर्मल है। मैं इसके फोर्स को कोई भी फोर्स है इसको इसके परपेंडिकुलर और इसके मतलब इस लाइन के अलॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर में रिजॉल्व कर देता हूँ। तो ये जगह टी कॉस अल्फा और ये जगह टी साइन अल्फा। mg का कंपोनेंट इस साइड कितना आएगा, ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा mg साइन 30 और इस साइड हो जाएगा mg cos 30। और ये वाली वैल्यू कितनी है, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल नहीं, ये इसी लाइन के अलॉन्ग है ना, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अच्छा ये अल्फा है तो ये 90, ये अल्फा आ गया ना, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, तो इस साइड आ जाएगा आपका ये अल्फा है, तो इस साइड आ जाएगा आपका एफ कॉस अल्फा और इस साइड आ जाएगा आपका एफ साइन अल्फा। स्टेशनरी है तो ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, एफ कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन 30 इक्वल्स टू टी कॉस अल्फा। तो एफ कॉस अल्फा, कॉस वाले टर्म को एक साथ लेकर जाता हूँ मैं, एम जी बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से टी आ गया माइनस एफ कॉस अल्फा हो गया, इक्वेशन 1। इसका एफ बी डी है। अब मैं इसका एफ बी डी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये ऐसा है, यहाँ पे एम जी इस साइड आएगा, ये 60 डिग्री है, टेंशन इस साइड है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा, ये एफ है। तो रिजॉल्व कर लेते हैं, एम जी पहले रिजॉल्व, एम जी साइन 60 हो जाएगा और इस साइड एम जी कॉस 60 हो जाएगा, एफ कॉस अल्फा आ जाएगा, एफ कौन सा, हाँ यस यस 90 माइनस अल्फा, करेक्ट, 90 माइनस अल्फा होगा ये भी 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा एफ साइन अल्फा, एफ साइन अल्फा और ये जाएगा एफ कॉस अल्फा। टेंशन है तो इस साइड कितना आएगा, टी साइन अल्फा और इस साइड कितना आएगा, टी कॉस अल्फा, टी कॉस अल्फा। यहाँ से इस डायरेक्शन में भी आप इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है उसकी कोई रिक्वायरमेंट होगी, इस डायरेक्शन में भी आप कर सकते हैं, मैं ऐसा कर देता हूँ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, एम जी कॉस 60, कॉस 60, नॉर्मल भी एक आएगा, नहीं नॉर्मल आएगा इस साइड, तो मैं इस डायरेक्शन में कर देता हूँ, नॉर्मल आएगा इस साइड, नॉर्मल को मैं कंसिडर नहीं करूंगा एन डैश, मुझे इस डायरेक्शन में कर देता हूँ फिर, एम जी साइन 60 प्लस एफ कॉस अल्फा, एफ साइन अल्फा और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इक्वल्स टू टी साइन अल्फा। इसको इस साइड लेकर आइए, तो ये हो जाएगा, ये तो सिंपल आ जाएगा आई थिंक, √3 mg/2 इक्वल्स टू टी माइनस एफ साइन अल्फा आ गया, टी माइनस एफ साइन अल्फा, तो टी माइनस एफ साइन अल्फा आ गया है, कॉस अल्फा आ गया है, क्या फाइंड करना था, अल्फा फाइंड करना था, तो डिवाइड कर देते हैं, जब अल्फा फाइंड ही करना है तो डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइड करेंगे नाउ 2/1, 2/1, तो ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपको दिस अपॉन दिस है, तो ये आ जाएगा √3 mg/2 कैंसल आउट, यहाँ से साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा tan अल्फा आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, फिर अल्फा 60 डिग्री हो जाएगा, चेक कर लो एक बार, अल्फा 60 आ गया, तो 60 की वैल्यू को पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी, you will get the value of t in terms of q1 and q2, in terms of q1 and q2। अब जैसे टेंशन इसको कट कर दिया तो टेंशन को एक बार जीरो कर दो, इसमें टेंशन को जीरो कर दीजिए, you will get the value of q1 and q2, बट q1 q2 का प्रोडक्ट आएगा सिर्फ, q1 q2 की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, एक ही इक्वेशन मिलेगा अपने, तो आंसर देखो प्रोडक्ट में ही आंसर है शायद इसका, कुछ वैसा ही आंसर है, एक बार सॉल्व किया था एक लेक्चर में, तो प्रोडक्ट में ही आ रहा था, तो एक बार चेक कर लीजिए आप, किसका डाउट था, डाउट क्लियर है, ये बताओ 10th। तो जब कट करेंगे ना, थर्ड वाले क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट जो इसका, जिसमें कट करेंगे टेंशन को जीरो कर दीजिए, टेंशन को जीरो कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू आ जाएगी, तो प्रोडक्ट आएगा Q1 Q2 का, तो आंसर भी वही पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, यहाँ पे उसने लिखा है वैल्यू, बट प्रोडक्ट, आंसर भी वही दिया हुआ प्रोडक्ट। नेक्स्ट पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 17, चेक कर लेते हैं क्या है 17 में,
Two point charges q plus q and minus q are separated by distance 2l. Find the flux of electric field strength vector across a circle of radius r as shown in figure. ये ऐसा दिया, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है. सर्कल है या डिस्क है? क्योंकि डिस्क होगा तो फिर उससे सरफेस से पास होना चाहिए, सरफेस एरिया आएगा. सर्कल का तो डायमीटर है, मतलब सरकमफेरेंस आता है. क्वेश्चन क्योंकि सर्कल है, सर्कल मतलब डिस्क रहा होगा, ये सरफेस रहा होगा ऐसा, या ऐसा ही मान लो ना सर्कल है, इससे फ्लक्स पास हो. देखो यहाँ से तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉलिड एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. जितना इसका होगा सेम डिस्टेंस पे उतना ही इसका भी होगा. ये एल है, ये आर है, ये एल है, ये आर है, तो ये वाली वैल्यू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो ये एंगल थीटा हो गया. अब देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में आएंगी, आएंगे ना. इसकी वजह से नेगेटिव है तो इस साइड आएंगे ना फील्ड लाइंस, ऐसे आएंगे, जैसे भी आना है बट इस साइड आएंगे. पॉजिटिव की वजह से भी इस साइड होगी, तो दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का मैं ऐड कर दूंगा. दोनों का क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा. ये बात आ रही है समझ में? क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसकी वजह से फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में ऐसी, ऐसे मान लीजिए ऐसे आ रहा है, और इसकी वजह से भी वैसा ही जाएगा इसी साइड. तो सेम डायरेक्शन में तो नेट फील्ड जीरो नहीं होगा, नेट फील्ड जीरो नहीं होगा, नेट फील्ड आएगा. तो इसीलिए मैं क्या करूँ, एक का फाइंड कर लेता हूँ और दूसरे का आ जाएगा. और हमेशा बताया कि जब सरफेस है तो हमेशा फ्लक्स को पॉजिटिव लेना है. जब सरफेस दिया हो तो हमेशा 2D है, 2D में हमेशा कैसा लेना है, फ्लक्स पॉजिटिव लेना है. जब 3D होगा तभी वहां पे आता है फाई इन फाई आउट, वहां पे आता है फाई इन फाई आउट, मतलब एंटर कर रहा है तो नेगेटिव, एग्जिट कर रहा है तो पॉजिटिव, बताया हुआ है. तो यहाँ से ये हाफ एंगल हो गया थीटा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज एल बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो एक का फ्लक्स कितना होगा, इसकी वजह से फाई कितना हो जाएगा, तो आपको बताया है सॉलिड एंगल फॉर 4 पाई सॉलिड एंगल फ्लक्स कितना होता है, तो Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. अब 1 के लिए कितना आ जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. तो सॉलिड एंगल ओमेगा के लिए कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स इसके लिए हो जाएगा Q बाय 4 पाई ओमेगा, है ना. तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, दोनों चार्ज की वजह से सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो टोटल फ्लक्स ऐड हो जाएगा. तो टोटल फ्लक्स मैं लिख देता हूँ 2 इंटू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा. 2 क्यों लिखा है ये समझ में आना चाहिए. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई इंटू 1 माइनस एल बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर ये आ जाना चाहिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एल बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, चार्ज Q एंड CQ बाई B आर प्लेस्ड एट इतना, देख लेते हैं कहाँ पे रख दिया है. एक रख दिया B0, यहाँ पे चार्ज Q है, एक यहाँ पे है C स्क्वायर B और 0 है, यहाँ पे चार्ज क्या रख दिया, CQ बाई. अब क्वेश्चन में क्या, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन XY प्लेन हैविंग जीरो पोटेंशियल. XY प्लेन पे जीरो पोटेंशियल हो गया, तो मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ. सपोज इसका जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट अज्यूम कर लिया जिसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया H के मानते हैं ना, या XY भी आप मान सकते हैं. लास्ट में मैं इसको X से और इसको Y से रिप्लेस करूंगा. अरे लोकस के लिए यही करते हैं ना, कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट है H के, या आप इसी को XY मान लो, या इसी को आप क्या मान लो, XY. तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा x माइनस बी, ये वाला डिस्टेंस x माइनस बी हो जाएगा. और ये वाला डिस्टेंस तो y है, तो ये डिस्टेंस अपने को आ जाएगा. और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये सी स्क्वायर बाई बी माइनस एक्स, टोटल डिस्टेंस सी स्क्वायर बाई बी है,
और ये x है तो सी स्क्वायर बी माइनस एक्स, और ये वाला डिस्टेंस y है तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एक बार v, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा के क्यू बाय दिस, दिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का स्क्वायर, और इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आ जाएगा तो के क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस सी क्यू बाई बी, और ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये पोटेंशियल को जीरो कर दिया, तो जीरो कर दिया तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही के क्यू बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के सी क्यू बाय बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई बी माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको इस साइड लाइए, के क्यू को हटा देता हूँ है ना, इस साइड आएगा के क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी बाई बी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का स्क्वायर। दोनों इसको इस साइड लाके स्क्वायर कर दीजिए, सी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ से बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओपन करें क्या इसको, कुछ आएगा? ओपन करने से कुछ आ सकता है, देख लेते हैं अपन क्या होगा नहीं होगा, शायद आ जाना चाहिए। सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये जगह सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2x बी सी, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं ऐसे, बी स्क्वायर सी रेस टू 4, ये थोड़ा ज्यादा आ जा रहा है, अच्छा ठीक है बी स्क्वायर, हाँ तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 सी स्क्वायर बी एक्स इंटू बी स्क्वायर, इतना है। तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? एक्स वाला पार्ट इस साइड लाता हूँ, वाई वाला पार्ट भी इस साइड लाता हूँ, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ये वाला जाएगा, सिर्फ यही कैंसिल आउट हो जा रहा है। सी स्क्वायर है कि सी स्क्वायर था, एक बी भी जाएगा, तो सी स्क्वायर एक्स को इस साइड लाता हूँ, एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, 2x, वही आया है वही आया ना, वही आया ना, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो 2x सी स्क्वायर बी, इस साइड भी आएगा वैसा, हाँ 2x, ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा फिर ना, ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो गया, तब तो आई थिंक कुछ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है कॉमन ले लेता हूँ, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये भी सी स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा, और फिर क्या आ रहा है अपना, फिर आ रहा है अपना ये सी रेस टू 4 है, और ये इस साइड आएगा तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, अरे हाँ कैंसल आउट हो गया, कुछ इजी दिख रहा है मुझे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म चला गया, अरे सिंपल हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, सर्कल हो जाएगा फिर ये, इसका लोकस क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है तो सर्कल होता है ना, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सेंटर 0 0 रेडियस आर, तो इसका सेंटर 0 0 रेडियस सी, लोकस के लिए वही करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, एच के मान लीजिए या एक्स वाई मान लीजिए, और फिर एक्स और वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन बना दीजिए, उसी से आएगा लोकस, उसी से क्या आएगा लोकस आएगा, ठीक है। और भी कोई है एक्सरसाइज 4 में किसी के डाउट्स, एक्सरसाइज 1 का डाउट बचा हुआ है 30 42 एंड 50, वो देख लेता हूँ मैं, और भी किसी को कोई डाउट है एक्सरसाइज 2 3? नहीं 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 नहीं, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए वो, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, ऐसा वहां पे ऐसा स्पेसिफाई किया गया स्फीयर नहीं ना, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, अब ऐसा बताओ नहीं है ऐसा, ये ऐसा है, इसके अंदर चार्ज रख दिया, 3D है ये, इतना समझ ले, 3D चार्ज क्यों रख दिया, कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स पास होगा इस सरफेस से, 5,
शेप पे थोड़ी डिपेंड, फ्लक्स डिपेंड थोड़ी करता है शेप पे। तो ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट कितने वाले एंगल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितने सॉलिड एंगल में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, 4 पाई सॉलिड एंगल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 4 पाई स्टेरेडियन में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये तो बताया था ना, पॉइंट लिखा है ये देखो। कोई भी चार्ज है उससे जो फ्लक्स मतलब जो फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट हो रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं उस चार्ज पे, तो वो कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, 4 पाई। तो यहाँ से जो भी जा रहा है तो सब तो इससे पास हो रहा है, तो 4 पाई में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसके इसी से तो पास हो रहा है। इसका मतलब कोई भी क्लोज्ड सरफेस है तो वो जो है किसी भी पॉइंट पे उस क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड कोई भी पॉइंट होना चाहिए, है ना, तो उस पॉइंट पे वो कितना एंगल फॉर्म करता है, सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, और भी किसी का कोई डाउट है एक्सरसाइज 4 3 2? नहीं है तो एक्सरसाइज 1 का कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, वो कर देता हूँ मैं। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 30th। क्या दिया हुआ है, अ डाइपोल ऑफ 2 माइक्रोकूलम चार्जेस H consist of positive charge at point इतना and negative charge at placed at point इतना. The work done in displacing a charge of 1 microcoulomb from point A to B. तो एक बार देख लेते हैं फील्ड कैसा होगा क्या होगा, फिर उससे समझ में आएगा। ऐसे मैं ड्रॉ कर देता, तो माइनस प्लस वाला लाइन तो ऐसा रहेगा, एक है -1, ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक चार्ज है, एक 2 माइक्रोकूलम, और नहीं -1 1 पे -1 1 पे -2 है, -1 1 पे -2 है, और 1 -1 पे 2 माइक्रोकूलम। तो ये लाइन जो है, तो ये 1 1 है, मतलब ये 45 डिग्री हो गया होगा। तो इसका जो फील्ड होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। अब जो पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, A to B, -33244, इस लाइन पे मूव कर रहा है पार्टिकल। किस लाइन पे मूव कर रहा है, इस लाइन पे मूव कर रहा है पार्टिकल, है ना। -33 ये वाली लाइन, पॉइंट ये रहा होगा, 4 ये y इक्वल्स टू एक्स वाले लाइन पे मूव कर रहा है, ये क्या है, y इक्वल्स टू एक्स है ना, और ये y इक्वल्स टू -x है, तो ये भी 45 डिग्री। मतलब ये जो लाइन है ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन हो गई, इस डाइपोल मोमेंट पे ये इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इस पूरे इक्वेटोरियल लाइन पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है वैल्यू, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0। क्या होता है पोटेंशियल, 0 होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। यहाँ पे फाइंड करो सेम, यहाँ पे फाइंड करो सेम, चार्ज नेगेटिव अपोजिट है, तो डाइपोल मोमेंट कैंसल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ये कैसी लाइन है, इक्वी पोटेंशियल लाइन हो जाती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाता है ये। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई किसी चार्ज को मूव कराना है, कोई वर्क करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, है ना। क्लियर है, बात आई समझ में, कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो वर्क डन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, वर्क डन 0 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है, टू कनेक्टेड चार्ज प्लस Q and minus Q are at a fixed distance AB apart in a non-uniform electric field whose lines of force are shown in figure। क्या बोला उसने, the resultant effect on the two charges is, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे -Q है और यहाँ पे +Q। A torque in the plane of paper and no resultant force, बोला resultant force नहीं होगा, resultant force in the plane of paper and no torque, कोई torque नहीं है। A torque normal to the surface and plane of paper and no resultant force normal to the plane of paper।
अच्छा, टॉर्क नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड रिजल्टेंट फोर्स इन द प्लेन ऑफ पेपर। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये फील्ड कैसी है? ये फील्ड कैसी है? तो ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। ये फील्ड कैसी है? तो ये फील्ड जो है ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स। अगर यूनिफॉर्म होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता, है ना। यूनिफॉर्म होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता फोर्स जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम होती, तो फोर्स तो जीरो हो जाता। एक फील्ड इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में जीरो। बट यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब जैसे जैसे इस साइड आ रहा है फील्ड फील्ड लाइंस की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ग्रेटर होगा और यहाँ पे फोर्स जो होगा वो स्मॉलर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी है, इन दोनों में ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पॉइंट बी, एज कम्पेयर टू पॉइंट बी। मतलब यहाँ पे फोर्स ग्रेटर होगा, यहाँ पे फोर्स स्मॉलर होगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। आपको बताया भी है कि अगर कुछ इस टाइप का होता है तो उस केस में नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होती है। ऐसा था ना, ऐसा डायपोल रख दिया, यहाँ पे वीक फील्ड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड, वैसा करके बताया था, तो उसमें जीरो नहीं आता था। तो आई थिंक नेट फोर्स तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले देख लेता हूँ फोर्स जीरो है किसमें। तो रिजल्टेंट फोर्स, नो रिजल्टेंट फोर्स, ए तो आंसर नहीं होगा। बी देख लेते हैं, बी हो सकता है। सी टॉर्क नॉर्मल टू द फोर्स, नो, सी भी नहीं हो सकता है। तो एक तो ए दिख रहा है, ए, बी और डी में देख लेता हूँ। टॉर्क नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड रिजल्टेंट फोर्स इन द प्लेन। टॉर्क जीरो होगा क्या? नहीं होगा। टॉर्क जीरो क्यों होगा यार? टॉर्क जीरो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है। ये टॉर्क अगर सेम फोर्स होता यहाँ पे तो भी टॉर्क लगता। ये तो ऐसा है ना, ये फोर्स इस साइड लग रहा है, ये फोर्स इस साइड लग रहा है, ये तो इसको रोटेट कराएगा, ऐसा रोटेट कराएगा, है ना। टॉर्क हमेशा क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इनवर्स होगा यहाँ पे। तो आंसर जो होना चाहिए डी हो जाना चाहिए। टॉर्क नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड रिजल्टेंट फोर्स इन द प्लेन ऑफ पेपर। आंसर डी हो जाएगा। टॉर्क भी क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। फोर्स तो नॉन जीरो आ रहा है, क्यों? क्योंकि फील्ड क्या है? वेरिएबल है। फील्ड क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ और यहाँ पे फील्ड डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। पहले भी देखा था अपन ने ऐसा। टॉर्क भी यस, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर मतलब परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। इसी को पेपर मान रहे हैं आप, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, या तो आउटवर्ड्स या तो इनवर्ड्स। तो आ रहा है टॉर्क तो हमेशा ऐसा इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स ही आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50th। देख लेते हैं क्या है। पीडीएफ में ये टेंशन होता है थोड़ा सा। अरे भाई किधर है? पता नहीं। हाँ मिला, रुको। 1 microcoulomb charge is uniformly distributed on a spherical shell। एक शेल है, ऐसा दिया हुआ है, y x z भी होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्फेरिकल शेल गिवन बाय इक्वेशन। इसका इक्वेशन दिया हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 25। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट पॉइंट 112? 112, 112 जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, कोई बताएगा? 112 पॉइंट जो होगा वो कहाँ पे? ये सबसे पहले क्या है? स्फेरिकल शेल है, मतलब चार्ज इसके सरफेस पे होगा। चार्ज कहाँ पे होगा? इसके सरफेस पे होगा। तो चार्ज इसके सरफेस पे है और ये 5 का मतलब इसका रेडियस 5 होगा ना। 25 दिया हुआ है मतलब इसका रेडियस तो 5 होगा। रेडियस कितना होगा? 5। अच्छा, रेडियस 5 होगा, तो अब मुझे ये बताइए कि ये वाला डिस्टेंस 5 मीटर है, ये भी 5 है, तो 112 वाला जो पॉइंट होगा इसके इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा? कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा, होगा या नहीं होगा? ऐसा ऐसा करके होगा, इस प्लेन में नहीं होगा, ऐसा करके होगा, इनसाइड।
तो ये पॉइंट 112 है वो इनसाइड है। तो ये बताओ, ये स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर यहाँ पे फील्ड फाइंड करना है, तो ई इन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 ना। ई इन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ये शेल है, तो इस पे चार्ज सरफेस पे होगा, यहाँ पे फाइंड करना है तो गॉसियन सरफेस लेंगे, तो इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है? और भी किसी को कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1 2 3 4, एनी डाउट्स? एक बार क्लास नोट्स को जरूर देखिए, रिवाइज। कोई भी कॉन्सेप्ट है उस पे मिनिमम 1 इलस्ट्रेशन तो मिल ही जाएगा, 1 2 2। क्लास वाइज करेंगे और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे। एनी डाउट? एनीवन? किसी को कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट्स? नहीं है? देन मैं लेक्चर को एंड कर दूँ, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपन कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स, ठीक है? चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।